नमस्कार दोस्तों। हमें बुद्ध चाहिए या हमें युद्ध चाहिए? हमें इस देश के लिए न्याय चाहिए या हमें इस देश के लिए अन्याय चाहिए? हमें इस देश में दलाल चाहिए या हमें इस देश में दल चाहिए? जी हां, सवाल आज यही है। और सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, यानी नरेंद्र मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को 7 दिन का टाइम दिया कि जो आपने बनाया है, जिन दलीलों पे बनाया है, वही बता दीजिए। वो 2 सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो उन 2 सवाल के जवाब पूछे, उसके लिए 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का टाइम नहीं दिया। 7 दिन का टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मोदी सरकार ने दिया। 7 दिन का टाइम देकर के उन्हें ताकीद किया है, या तो गोगोई बन जाओ और या फिर लोया बन जाओ। शायद यही लगता है, और इसके प्रमाण दिखने लग गए। कल मैं एक उन जस्टिस के साथ में, सीनियर जस्टिस के साथ में बैठा हुआ था जिन्होंने ओपन, जो कोर्ट्स में तमाम जजेज बैठे हुए थे, वहीं की चर्चा के दौरान गोगोई को बुरी तरीके से लताड़ के कह दिया था कि तुम कितने गिरे हुए हो, और जो उन पे आरोप लगते थे, जिनके बारे में एक महिला ने शिकायत दी थी, वो सारे आरोप को उन्होंने बता दिया था कि मैं सारा सच जानता हूं। तो बहुत सारी चीजें समझ में आई कि ये किस तरह के लोग हैं और क्या करते हैं। बहरहाल, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो लेना उचित नहीं है। मैं आता हूं कि उत्तर प्रदेश के एक वह रिटायर्ड भी कह सकते हैं, जबरी रिटायर्ड भी कह सकते हैं, बर्खास्त भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो जबरी रिटायर किए गए एक आईजी आईपीएस ऑफिसर, पतले दुबले से अमिताभ ठाकुर ने वह दम दिखाया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिविल वार कराने वाला, आतंकवादी बताने वाले, उस दलाली करने वाले जो सांसद है बीजेपी का, उस निशिकांत दुबे को के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। उन्होंने पिटीशन फाइल करके उसके द्वारा की जा रही सार्वजनिक अपमान, अवमानना सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को, क्योंकि चीफ जस्टिस कोई एक व्यक्तिगत पद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कोई एक व्यक्तिगत पद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया। बहरहाल, उन्होंने कह दिया है हम बुद्ध के रास्ते से ही चल के यह लड़ाई लड़ेंगे। तो यह हिम्मत दिखाई है इस देश में किसी ने, तो मैं उसे सलाम करते हुए बात को आगे ले जाता हूं। आता हूं कि जिस तरह की स्थितियां हो रही, क्योंकि गांधी जी एक बात कहा करते थे, जीवन में सफलता जरूरी नहीं है, सफल होने के लिए आपने कौन से रास्ता अख्तियार किया और उसके लिए कितना ईमानदारी से संघर्ष किया, वह महत्वपूर्ण। तो सफलता आपकी हो तो उस राह से होनी चाहिए। यही बात राहुल गांधी ने अपने पॉडकास्ट में कह दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि यदि नेहरू जी आपको मिल जाए तो आप क्या कहें, उन्होंने एक लाइन में एक चीज कही थी, मैं नेहरू जी से कह दूंगा, मैं जीवन में कभी भी आरएसएस से समझौता नहीं कर सकता। आरएसएस से कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि वो नफरत की विचारधारा है, वो तोड़ने की विचारधारा है, वो लोगों के साथ अन्याय करने की विचारधारा है। और मैं आइडिया ऑफ इंडिया को लेके चलता हूं। आइडिया ऑफ इंडिया है क्या? आइडिया ऑफ इंडिया
हर दूसरे का के विचारों का सम्मान है, हर व्यक्ति का सम्मान है, हर जाति का सम्मान है, हर समाज का सम्मान है, हर क्षेत्र का सम्मान है, हर लिंग का सम्मान। तो यानी वह सम्मान है, उसे आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कांग्रेस की वास्तविक विचारधारा। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में एक नहीं, दो नहीं, आधा दर्जन दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। कांग्रेस पार्टी में आधा दर्जन मुस्लिम अध्यक्ष भी बने। कांग्रेस पार्टी में तमाम जातियों, तमाम धर्मों, तमाम क्षेत्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। और कांग्रेस ने इसी तरीके से तमाम जातियों और धर्मों के लोगों को राष्ट्रपति भी बनाया, दूसरे और पदों पर रखा और यह संदेश दिया कि यही हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है। लेकिन आरएसएस बीजेपी की विचारधारा क्या है? हम भी नहीं, हमारी विचारधारा एक विचार, एक कानून, एक देश, एक विधान, जो इस तरह से ये बातें करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते, यही एक सत्य है। तो चलिए अब इसी पे बात कर लेते हैं। वह निशिकांत दुबे कहता क्या है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसे आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, उसे कैसे निर्देश दे सकते हैं। शायद वो भूल गए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो या कोई भी हो, जो व्यक्ति न्याय के जब पद पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से भी अपर या अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसके खिलाफ भी जांच कर सकता है, कार्रवाई करता है और सुनवाई करता है। तो यह स्थिति होती, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी को आप कैसे कर सकते हैं। अब मैं आता हूं राष्ट्रपति के पद पर। राष्ट्रपति का पद सिंबॉलिक एक पद है जो राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर होता है और वह कानूनी रूप से तमाम सारे कवच से वो होता है, क्योंकि वो सीधे कोई डिसीजन नहीं लेता है, उसके सारे फैसले मंत्रिपरिषद की सलाह पर होते हैं। लेकिन वो तमाम जगह बाध्य है कि यदि सदन एक बार नहीं दोबारा यदि पास करके भेज देगा बिल, तो उसे मानना पड़ेगा और साइन करना पड़ेगा, वो फिर मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट यदि एक बार उसके द्वारा लौटाए गए किसी उसको दोबारा पास करके भेज देता है तो उसे मानना पड़ेगा। इसी तरीके से तमाम बाध्यताएं हैं उस पर। तो क्योंकि राष्ट्रपति का पद भी संविधान से बना है और चीफ जस्टिस का भी पद या सुप्रीम कोर्ट का भी जो है उसका भी गठन संविधान से हुआ है। जो संविधान से हुआ है वह अपनी पावर्स को अवेल करता है। और संविधान का संरक्षक कौन है? उस संविधान जिससे राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री भी बना या सुप्रीम कोर्ट बना या और दूसरे पद बने, उसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट यानी वह है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, उसके अलावा और कोई नहीं। तो यह स्थिति। अब आता हूं तीसरी चीज जो वो कहते हैं कि जिस तरह से वो कहते हैं सिविल वॉर, तो हम यदि भारत के इतिहास को देखते हैं तो 1947 से हम जोड़ लें यदि देश आजादी से, तो आज तक सिविल वॉर की स्थिति किसने पैदा की? आरएसएस ने, जनसंघ ने, हिंदू महासभा ने और उनके लोगों ने, उनसे पोषित लोग, उन्होंने इस देश के अंदर सिविल वॉर जैसी स्थितियां पैदा की हैं। कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी और तरह से भड़काकर, और इस देश को आग लगाने का काम किया है, दंगे फसाद में झोंकने का काम किया है, और वही सत्ता में बैठ कर करते हैं, उसके लिए इस तरह के काम करते हैं।
और यह इनकी रणनीति का हिस्सा रहा है, क्योंकि यह इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से सीखा है, क्योंकि उनके मुखबिर होते थे, उनके सेवक होते थे। पहली बात। अब आइए आपको उदाहरण दे देते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, और क्यों सुप्रीम कोर्ट कहा गया। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति थे बीवी गिरी साहब, और बीवी गिरी राष्ट्रपति होते हुए उनके खिलाफ जो इलेक्शन पिटीशन थी, उस मामले में वकील को अपीयर होना था, वह अपनी बात रख सकता था। अदालत ने पूरी तरीके से बीवी गिरी को इसकी छूट दी हुई थी, लेकिन बीवी गिरी ने कहा कि नहीं, मैं अदालत का सम्मान करता हूं, मैं एडवोकेट के थ्रू अपीयर नहीं होऊंगा, सीधे अपीयर होऊंगा। भारत के इतिहास में यह हुआ, और वो अपीयर हुए, और उसके बाद में उन्होंने अपनी बात रखी। तो सारी सुनवाई हुई, उन्होंने अपनी गवाही दर्ज कराई, और गवाही दर्ज करा करके वो वापस आए। मतलब उन्हें यह था छूट कि उनके पास आके गवाही दर्ज की जा सके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अदालत आके दर्ज कराऊं। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो हाई कोर्ट में जज के सामने गई थी, बगैर किसी प्रोटोकॉल के गई थी, और अपीयर हुई थी। तो कोई भी, अब कह दीजिए कि राष्ट्रपति के चयन की जो प्रक्रिया है, उसमें प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका है, होगी। न्यायालय अलग विषय, वहां एक छोटा सा मजिस्ट्रेट आपको तलब करता है, आप खड़े होते हैं कटघरे में, यह अंतर है। इसलिए उस समय वह सुप्रीम है। तो न्याय को आप चैलेंज मत कीजिए। तो पहले तो मैंने ये बताया, अब आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। वो इसलिए दिखाना चाहूंगा क्योंकि बेहद जरूरी है। यह निशिकांत, असल में निशिकांत दुबे की कोई औकात नहीं। मैं इस शख्स को करीब, अब तो 25 साल से ऊपर हो रहे हैं, मैं जानता हूं। यह व्यक्ति जिसे कहते हैं दलाली किया करता था, और तब उनके लिए, उनके फेवर में खबर छपवाने के लिए कई बार आता था। तो वह दौर मैंने देखा है, इसलिए मैं उसकी औकात जानता हूं, मैं कुछ और नहीं कहूंगा। यह खुद में एक क्रिमिनल है, और उसका मैं दिखाता हूं, जिसमें केस वेयर ये स्थिति है, इसने खुद फाइल किया है, तो ये देख लीजिए। और इसमें कोई ये नहीं है कि राहुल गांधी की तरह मानहानि के मुकदमे हो या कोई और सभ्यता के हो। इसके खिलाफ फोर्जरी के मुकदमे हैं, इसके खिलाफ तमाम मारपीट करने और दंगे फसाद करने और उसके मुकदमे हैं, और इसके खिलाफ जिस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने और सबके हैं, वो है। दूसरी चीज एक दिखा देता हूं, ये वही निशिकांत दुबे है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या लिखता था, ये देख लीजिए। यानी मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू। तब कहता था सत्यमेव जयते। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर मुझे, मेरी पत्नी और परिवार को तंग व परेशान करने के लिए झूठे केस में फंसाकर बदनाम कर रही है। तो बड़ा खुश हो गए। तब ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, और इसके अलावा इन्होंने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आर्थिक आधार पर दिया गया 10% आरक्षण सही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई, ये समाज और गरीबों और सबका मंत्र है। तो ये देखिए, यही कर रहा था। तो जिस सुप्रीम कोर्ट को ये बताता था, आज उसे गाली दे रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं, ये वही है जो सही शब्दों में हमारे यहां जो कहा जाता है, दोगला चेहरा, दो मुंहा सांप भी कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं। बहरहाल ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये झूठों के गैंग से आते हैं। अब झूठों के गैंग से आते हैं, इसका खुलासा आज बिहार में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समुदाय से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मैंने संसद में कहे थे कि नरेंद्र मोदी, ऑन रिकॉर्ड कहे कि नरेंद्र मोदी
झूठा व्यक्ति है, झूठा प्रधानमंत्री है। वही मैं यहां 11 चीजें बता देता हूं। इसने कहा था 100 दिन में विदेशों से काला धन वापस आएगा, नहीं आया। हर भारतीय के खाते में 15 लाख डालूंगा, नहीं आया। हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नहीं हुआ। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सस्ती करने की बात कही थी, उल्टा उसके दाम डबल के करीब आ गए। इसके बाद 2002 तक गंगा बिल्कुल साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, वो नहीं हुई। 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, नहीं हुई। 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी होगी, नहीं हुई। 2022 तक हर भारतीय को घर दूंगा, हर किसी के छत होगी, कहा था पक्की छत, नहीं है। 2022 तक बुलेट ट्रेन चल जाएगी, नहीं चली। सभी किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी, नहीं मिली। महंगाई खत्म कर दूंगा, नहीं हुई, उल्टा कितने बढ़ गए। और मेक इन इंडिया में कारखाने और फैक्ट्री लगेंगी, नहीं हुआ। और 12वां झूठ जो उन्होंने बिहार में बोला था, वो सबको याद है। बिहार से कहा था कितने चाहिए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 35,000, कहते कहते और अंत में 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की थी। आज तक 1 रुपया नहीं मिला। और इसके अलावा 18 अगस्त 2015 को उन्होंने वहीं पे कहा था आरा में, मैं अपना वायदा पूरा करने आया हूं, 50,000 करोड़, आपको कितना चाहिए, कितना कितना, और सब देख लिया। तो इस तरह से उन्होंने लगातार झूठ बोले हैं और उस झूठ का पूरा पुलिंदा उन्होंने बता दिया। तो अब आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी यानी झूठ का हुए। और आपको नल जल और जाने कौन कौन योजना की ये बात करते थे, उसका एक वीडियो देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि पानी भरने के लिए महिलाएं कैसे रोज, हर घर की एक महिला ऐसे अपनी जान जोखिम में डाल के उतरती है और उसके बाद में जाके पानी कैसे भरा जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसमें पानी कितना है वो भी देख लीजिए, आप ये देखिए। तो यह स्थिति है कि यहां इस तरह से करके वो जाती हैं और उसके बाद में पानी एक महिला वो भरती है, दूसरे सब खींचते हैं बाल्टी से। ये हालत है। ये पानी पीने को मजबूर है। और हर घर नल वाली योजना बताई थी मैंने, जिसपे इतना किया। तो कहां क्या चला गया? क्योंकि हमारे देश के नागरिक नहीं बोलते, इसलिए यह स्थिति है और इसलिए ये इस तरह करते हैं। लेकिन अमिताभ ठाकुर जैसे बहादुर लोग भी हैं जो कम से कम लड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को सलाम करना बनता है। मैं इसका एक अमेरिका का उदाहरण देता हूं। अमेरिका में बीती रात जिस तरीके से घेरा गया व्हाइट हाउस को, और 6 महीने पहले आया, 6 महीने भी नहीं हुए, तो आप ये सोचिए डोनाल्ड ट्रंप आया और डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस तरह से, और वहां की सरकार रोक भी नहीं होती। ये लोकतंत्र होता है, ये जनता होती है। व्हाइट हाउस पे पहुंच के जनता कैसे नारे लगा रही है और ट्रंप को कह रही है, तो आप ये समझ लीजिए। तो यह सत्य है, इस सत्य को आपको जानना चाहिए। अब आप आवाज नहीं बनेंगे तो कोई भी कुछ करेगा, तो फिर लोया जैसे मारे जाएंगे और गोगोई जैसे गुलाम हो जाएंगे। तो दोनों चीजें मौजूद है। सच यह है, हमें सच के साथ खड़ा होना चाहिए, अड़कर खड़कर। और हर तरह से जो बात राहुल गांधी ने अपने पॉडकास्ट में कही कि उन्होंने अपने परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखा था कि सत्य के लिए संघर्ष करना। यह है सच। जय।